वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बारे में मैंने आपको कल फर्स्ट लेक्चर में पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि क्या होता है ट्रायल बैलेंस। उसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन करा दी थी। आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन जर्नल में आती है, रफ में, फिर लेजर में, फेयर रिकॉर्डिंग, पूरे साल जर्नल एंट्री होती है, लेजर पोस्टिंग होती है। एट द एंड ऑफ ईयर अकाउंट क्लोज होते हैं। जो हमने लेजर में अकाउंट खोले उनके बैलेंस निकलते हैं। उन बैलेंसेस को लिखने के लिए एट द एंड ऑफ ईयर एक स्टेटमेंट बनती है जिसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। लेजर से जो बैलेंस निकले हैं उन बैलेंसेस को लिखा जाता है, सिर्फ उन अकाउंट के नाम लिखते हैं कि हमने लेजर में जो अकाउंट खोला है उसका कितना बैलेंस और कौन सा बैलेंस बचा है, उसको लिखने के लिए हम स्टेटमेंट बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो कल जो मैंने इलस्ट्रेशन फर्स्ट की तो एक एक अकाउंट नहीं दिया होता, आपको सिर्फ अब अकाउंट के नाम दिए होंगे, आपको उसके बैलेंस को लिखना है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि इसका कौन सा बैलेंस बचता होगा, डेबिट या क्रेडिट। देखो फिर आप कहोगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर हमारे सामने अकाउंट ही नहीं है। आपको पता है मैंने कहा था देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो आपको जो अकाउंट का नाम दिया, आपको नेचर पता होना चाहिए कि वो असेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम। इन पांचों से ज़्यादा कोई अकाउंट ही नहीं होता। तो उस नेचर के बेस पे आप सबको पता है असेट और एक्सपेंस इनका डेबिट बैलेंस होता है, तो इनका डेबिट साइड में लिखोगे। कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम, इन 3 चीज़ों का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो वो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में आएंगे, ठीक है। तो देखना सेकेंड इलस्ट्रेशन बुक आगे खोल के बैठो। मेरे हाथ में जो बुक है ना एंडिंग डेट 31 मार्च 2018 है, आपके बुक में जो होगी वो लिखना है। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, इस तरह के क्वेश्चन जो सेकेंड से हैं इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ श्री केशव चंद गोपाल चंद। केशव चंद एंड गोपाल चंद के आपके बैलेंसेस दिए हुए हैं। ये जो नीचे दिए हुए हैं ना ये सारे बैलेंस है, देखो लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं ये बैलेंस दिए हुए हैं, अकाउंट्स के नाम दिए हुए हैं और उनके बैलेंस दिए हुए हैं। अब इसका डेबिट या क्रेडिट यू आइडेंटिफाई कि ये डेबिट बैलेंस पे बचता होगा या क्रेडिट पे, वो आपको देखना पड़ेगा। ये असेट होती है, ये क्या होती है, ठीक है। तो देखना आपको कल मैंने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बताया था, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के लिए आपको ऊपर इस तरह से लिखना होता है, ट्रायल बैलेंस एज एट। देखना मेरे हाथ में जो बुक है उस पर डेट एंडिंग लिखी हुई है 31 मार्च 2018 को बनाना है। उसके बाद नेम ऑफ अकाउंट्स प्लस लेजर के कौन से पेज नंबर से लिया हमने ये बैलेंस। तो जो हम अकाउंट का नाम लिखते हैं या तो उसका डेबिट बैलेंस बचता होगा या उसका क्रेडिट बैलेंस। हाँ जी, स्टार्ट करो, आपको बैलेंस दिए हुए हैं। देखो नेम ऑफ अकाउंट्स दिए हैं और उसका बैलेंस दिए हुए हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि इसका बैलेंस कौन सा हो, मतलब डेबिट या क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक, आपको पता है ओपनिंग स्टॉक मेरे लिए एक्सपेंस होता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, प्रोडक्शन के लिए पैसा यूज होगा। तो बताओ एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक मतलब शुरू का जो स्टॉक है 20,000, इसका डेबिट बैलेंस बचता है हमेशा, ठीक है। आगे चलो, परचेजेस, आपको पता है परचेज करना, आपको मैं कहती हूँ गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। आप परचेज को हमेशा एंट्री में डेबिट कर देते तो इसका डेबिट बैलेंस ही बचता होगा, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट, इसका भी हमेशा डेबिट बैलेंस, क्योंकि गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। आगे चलो, परचेज रिटर्न, आपको पता है गुड्स परचेज करते टाइम हम परचेज को डेबिट करते थे, लेकिन जब गुड्स को वापस करते थे तो परचेज रिटर्न को डेबिट नहीं करते थे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते थे, क्योंकि गुड्स आ नहीं रहा, गुड्स जा रहा है। तो परचेज रिटर्न को आप हमेशा एंट्री में क्रेडिट करते थे, तो इसका क्रेडिट बैलेंस ही बचेगा, क्योंकि गुड्स परचेज करना एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, माल वापस करने से एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो डिक्रीज पे क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न हमेशा आप एंट्री में क्रेडिट करते थे, तो इसका क्रेडिट बैलेंस बचता है।
तो परचेज रिटर्न का बचे क्रेडिट बैलेंस। परचेज रिटर्न अकाउंट का आपको डेबिट में नहीं लिखना, क्रेडिट में। आप इसे एंट्री में भी क्रेडिट ही करते थे। नेक्स्ट सेल। सेल हमारी इनकम होती है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। सेल्स अकाउंट का बैलेंस है, हमेशा क्रेडिट ही बचाएगा क्योंकि इनकम होती है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस ही होता है। 160 दिया हुआ है क्रेडिट में। उसके बाद आपको पता है गुड्स सेल करना मेरी इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। आपको पता है सेल किया हुआ गुड्स अगर वापस आता है, बेचा हुआ माल वापस आ गया तो मेरी इनकम क्या हो गई, डिक्रीज। तो आपको ध्यान है सेल रिटर्न, सेल को तो आप क्रेडिट करते थे लेकिन बेचा हुआ जब माल वापस आता था तो सेल रिटर्न को डेबिट करते थे, ठीक है। तो सेल रिटर्न को एंट्री में डेबिट करते तो इसका डेबिट बैलेंस ही बचता है क्योंकि ये इनकम को डिक्रीज करता है। इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट, तो सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, ये हमेशा एंट्री में डेबिट होता था तो अब भी डेबिट बैलेंस ही बचाएगा। जो रूल पहले सीखे वही चीज तो आएगी। अब है रेंट। अब आप कहोगे मैम हमें क्या पता ये रेंट पेड है या रेंट रिसीव है, रिसीव नहीं दिया तो पेड मानना है। तो एक्सपेंस एंड एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, ठीक है। रेंट, रेंट अकाउंट दिया हुआ है तो कितना रेंट, रेंट का डेबिट बैलेंस। नेचर देख लो ये एक्सपेंस होता है क्या, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो। सैलरी, सैलरी पे करना बिजनेस के लिए एक्सपेंस एंड एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। तो सैलरी का भी बैलेंस डेबिट में ही लिखो 5700। नेक्स्ट आ रहा है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना मेरे लिए एक्सपेंस एंड एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट का है बच्चे 880 लिख दो। अकाउंट वर्ड यूज कर भी सकते हो, नहीं भी। उसके बाद है कमीशन रिसीव। बताओ कमीशन रिसीव मेरी क्या होगी, इनकम, और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कमीशन रिसीव इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट में लिखा। नेक्स्ट डिस्काउंट। अब आप कहोगे कि मैम डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट देना मेरे लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव करना इनकम है, ये क्या है। तो देखो अगर आपको क्वेश्चन में क्लियर नहीं करता कि डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव है तो अलाउ मानना है। लेकिन आप देखो यहाँ क्लियर किया हुआ है, डिस्काउंट के आगे क्लियर लिखा हुआ है क्रेडिट। इसका मतलब ये आपके लिए एक्सपेंस नहीं है क्योंकि एक्सपेंस होता है तो डेबिट बैलेंस पे होता है। क्लियर लिखा है क्रेडिट, इसका मतलब ये इनकम है, ठीक है। रिसीव है इसका मतलब, डिस्काउंट क्रेडिट क्लियर बोल रहा है तो आपको एक क्लियर बैलेंस क्लियर किया उसने, इसका 710 इनकम है। नेक्स्ट फर्नीचर। आप सबको पता है फर्नीचर बिजनेस की क्या होती है, असेट, असेट का डेबिट बैलेंस। तो फर्नीचर का असेट, असेट का डेबिट बैलेंस, तो इसको डेबिट में दिखाओगे 6। नेक्स्ट मशीनरी। मशीनरी भी बिजनेस की क्या होती है, असेट, असेट का डेबिट बैलेंस 62,000। नेक्स्ट उसके बाद है डेटर। आप सबको पता है डेटर भी बिजनेस की क्या होती है, असेट, असेट का डेबिट बैलेंस 36,000। नेक्स्ट आपको देखो लाइन से दिए हुए हैं, आप ये मत करना ये जो दिया हुआ है लिस्ट दी हुई है कि आप कभी ये सोचो कि ये डेबिट और क्रेडिट दी हुई है। नो, ये पूरी लिस्ट है। अब इस साइड वाले को क्रेडिट साइड वाला मत समझ लेना, ये पूरी लिस्ट दी हुई है आपको, बस आपको खुद अब जैसे नेम ऑफ अकाउंट्स है ये मत समझ लेना ये वाले डेबिट के हैं ये क्रेडिट के हैं। नो, आपने डिसाइड करना है। क्रेडिटर्स, आपको पता है क्रेडिटर बिजनेस की क्या होती है, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस। तो इसका बैलेंस क्रेडिट में दिखाना है आपको 12,750। उसके बाद बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल, ये क्या होता है एक बार इसका जरा सा मीनिंग समझो। बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल रिसीवेबल ध्यान से सुनो बच्चे। कई बार क्या होता है जैसे ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने बी को गुड्स सोल्ड किया, ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने बी को गुड्स सोल्ड किया है तो बी ने इसके पैसे देने, तो बी इसका कौन है, डेटर। लेकिन बी इसको कह रहा है आई विल पे आफ्टर 3 months, मैं पेमेंट 3 months के बाद करूंगा। लेकिन हो सकता है कल ये मुकर जाए तो ए ने इसको, ए को प्रूफ चाहिए
तो ए ने इसके नाम पर एक बिल लिखा कि गुड सोल्ड टू बी एंड ही विल पे आफ्टर 3 months। और ये जिसके ऊपर बिल लिखा जाता है, ये बिल कोई ऐसा वैसा नहीं होता, वेरीफाइड पेपर होता है, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह पूरी लगी होती है इसके ऊपर। इसने ये बिल लिखकर इसके पास भेज दिया, इसने ये बिल पर साइन कर दिए कि यस आई विल पे आफ्टर 3 months, मैं पेमेंट 3 months के बाद कर दूंगा। ये जो बिल इसने साइन करके इसके पास भेज दिया, इसके लिए ये जो बिल है ना, बिल जो आया, इसके लिए ये बिल है बिल रिसीवेबल। ऐसा बिल जिससे इसको 3 महीने के बाद पैसे रिसीव होंगे, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल, ऐसा बिल जो इसके पास पड़ा हुआ है, इसे 3 महीने के बाद इसको पैसे रिसीव होंगे। तो ये बिल रिसीवेबल इसके लिए डेटर का काम करता है, और डेटर बिजनेस की असेट। तो बीआर होता है ऐसा बिल जिससे पैसे रिसीव होंगे, तो असेट होती है जस्ट लाइक अ डेटर। लेकिन इसके लिए ये बिल बीआर है, लेकिन इसके लिए ये बिल बीपी है। बीपी मतलब बिल्स पेबल, ऐसा बिल जिसकी पेमेंट करनी है, ठीक है, ऐसा बिल जिसकी पेमेंट करनी है, तो वो तो मेरी लायबिलिटी हो गई। ऐसा बिल जिससे पैसे रिसीव होनी है, वो डेटर का काम करेगा, असेट हो गई, ठीक है। तो बीआर मेरी असेट होती है, बीपी मेरी लायबिलिटी होती है, क्योंकि ऐसा बिल जिसका हमें पेमेंट करनी है, ठीक है। तो बीआर मेरी असेट लाइक अ डेटर, बीपी मेरी लायबिलिटी लाइक अ क्रेडिटर, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीआर। तो ऐसा बिल जिससे पैसे रिसीव होने हैं और जिससे पैसे रिसीव हो जाने होते हैं, वो मेरा डेटर, डेटर बिजनेस की असेट। तो 4600, तो बीआर मेरी असेट, असेट का डेबिट बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है बीपी। बीपी बच्चे ऐसा बिल जिसकी पेमेंट करनी है, लायबिलिटी। बीपी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। नेचर डिसाइड करना है, जो भी अकाउंट दिया है उसका नेचर डिसाइड करो, उसके बाद ही आप लिख सकते हो कि ये डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। नेक्स्ट देखना बच्चे आगे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड होता है कैश का बैलेंस। तो ये बिजनेस की क्या होती है, असेट। कैश इन हैंड मतलब बैलेंस ऑफ कैश। तो कैश का बैलेंस बिजनेस की असेट, असेट का डेबिट बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। पहले मुझे बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्लियर है आपको, क्या होता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट? आपको पता है जैसे हमारे अकाउंट में डिपॉजिट है 1 लाख, अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख डिपॉजिट है तो मैं 1 लाख ही तो निकाल सकती हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं निकाल सकती। लेकिन कई बार बैंक हमें फैसिलिटी देता है कि जितने अकाउंट में हमारे पास डिपॉजिट होते हैं उससे ज़्यादा पैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लो बैंक ने हमें दी हुई है कि आप 50,000 एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। तो आपके अकाउंट में डिपॉजिट थे 1 लाख और आपने बैंक से निकाली है 150। तो बताओ आपने बैंक से कितने एक्स्ट्रा निकाले हैं, 50। तो मुझे बताओ ये जो एक्स्ट्रा आपने बैंक से निकाले, इसी को ही हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन मुझे बताओ ये जो 50 एक्स्ट्रा निकाले, क्या आपने बैंक को वापस करने हैं? यस। तो ये आपकी लायबिलिटी है क्योंकि आपने बैंक को वापस करना है पैसा। तो एक्स्ट्रा विड्रॉइंग फ्रॉम द अकाउंट ऑफ बैंक, आपने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाले हैं तो आपकी लायबिलिटी, आपको बैंक को वापस करना है, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी होती है। पूरी स्पेलिंग लिखनी है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट में लिखना है। नेक्स्ट, अब मुझे बताओ ये जो आपने 50,000 बैंक से एक्स्ट्रा निकाले हैं, इसके ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट देगा या आपसे इंटरेस्ट लेगा? तो जब तक आप ये ओवरड्राफ्ट वाले फालतू जो निकाले हैं वापस नहीं कर देते, तो इसके ऊपर आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, रिसीव नहीं होगा। तो इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस होगा। तो क्योंकि नेक्स्ट यही है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पूरी लिखनी है स्पेलिंग। तो बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है। अन एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। मतलब कोई भी अकाउंट दिए, जब तक आपको उसका नेचर नहीं पता लगेगा, ये असेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है, तो कैसे डिसाइड करोगे डेबिट या क्रेडिट? तो वो नेचर के बेस पे ही। उसके बाद है बच्चे कैपिटल। आप सबको पता है कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो कैपिटल का बच्चे क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल दी हुई है 50,000, तो क्रेडिट बैलेंस में लिखोगे, ठीक है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, उसके अकॉर्डिंग चलते जा रहे हैं।
उसके बाद बच्चे नेक्स्ट ड्राइंग्स। आप सबको पता है ड्राइंग्स होता है पर्सनल एक्सपेंस, ठीक है। और आपको पता है ये पर्सनल अकाउंट का होता है क्रेडिट ऑल द गिवर्स एंड डेबिट ऑल द रिसीवर। हम ड्राइंग को जो डेबिट करते हैं ये उसको ऑनर के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है कि उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं। आप बताओ ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो वो बिजनेस को दे रहा है या रिसीव कर रहा है? रिसीव कर रहा है। तो ड्राइंग जो डेबिट होता है डेबिट ऑल द रिसीवर के बेस पे। तो ड्राइंग्स हमेशा एंट्री में डेबिट होता था तो इसका डेबिट बैलेंस बचता है। तो जो चीज़ आप एंट्री में डेबिट करते थे ना जिस रूल के बेस पे वही बैलेंस आ रहा है 7800। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आ रहा है इनपुट सीजीएसटी। आपको ये पता है कि आप जो परचेज करते टाइम जीएसटी पे करते थे। आपको मैंने कहा था कि जीएसटी ये जो पे करते हो ये आपके लिए एक्सपेंस नहीं है। आज आप परचेज करते टाइम गवर्नमेंट को दे के आ रहे हो लेकिन आगे ये एडजस्ट हो जाएगा आगे जाके। तो ये आप इस टाइम परचेज करते टाइम एडवांस दे के आ रहे होते हो। किसी को एडवांस देना, ठीक है। इनपुट सीजीएस जो होता है इनपुट आप गवर्नमेंट को परचेज करते टाइम एडवांस दे के आ रहे होते हो, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेड इन एडवांस, ठीक है। आपको पता है एडवांस पे करना मेरे लिए असेट है क्योंकि हम आगे जाके ये एडजस्ट करा लेंगे, ठीक है। तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी हो या इनपुट सीजीएसटी हो, इनपुट होता है जब हम परचेज करते टाइम पे करके आते हैं। ये जो डेबिट होता है ये एज ए एक्सपेंस नहीं होता, ये हम जिससे हमने गुड्स परचेज किया है उसको दे के आ रहे होते हैं, ठीक है। क्या होता है जब हम सेल करेंगे तो उस टाइम कस्टमर से जो कलेक्ट करेंगे वो हमें गवर्नमेंट को देना होगा तो ये इनपुट एडजस्ट हो जाएगा, ये जो हम एडवांस दे के आए हैं। तो आपको पता है जो मेरे पास इनपुट पड़ा होता है ये सेटअप हो जाता है। ये जो मैंने एडवांस पे किया हुआ है ये सेटअप हो जाएगा जब मुझे गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो इनपुट सीजीएसटी मेरी एडवांस पेमेंट है और एडवांस पे करना मेरी असेट होती है, ठीक है। तो इनपुट सीजीएसटी एंट्री में डेबिट होता था, इनका दोनों का ही डेबिट बैलेंस होता है। एसजीएसटी 5000 5000। उसके बाद है बच्चे आउटपुट। उसके बाद क्या आ रहा है आउटपुट। सुनना ध्यान से, आउटपुट आप बताओ सेल करते टाइम जो हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, कस्टमर से कलेक्ट करते हैं टैक्स, जो कस्टमर से हम टैक्स कलेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं आउटपुट। लेकिन जो हम आउटपुट को क्रेडिट कर रहे होते हैं वो इनकम के बेस पे नहीं कर रही है, हमें आगे गवर्नमेंट को पे करना है। तो आउटपुट सीजीएसटी हमारी लायबिलिटी होती है, इनपुट हमारी असेट होती है और आउटपुट हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो आउटपुट सीजीएसटी एंड आपको पता है ये हमेशा एंट्री में क्रेडिट करते थे आप क्योंकि आपकी लायबिलिटी है 8000 क्रेडिट में, ये यहाँ बस सम खत्म हो गया। अब आपको पता है टोटल ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल मैच करता है। ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल क्या करता है मैच करता है, ठीक है। ये टोटल आ रहा है बच्चे 2,58,400 2,58,400 ये टोटल, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल मैच करने का मतलब है दिस शोज द एक्यूरेसी ऑफ योर अकाउंट, ठीक है।